हेलो एवरीवन। सो आज आज की क्लास रिवीजन क्लास रहने वाली है। यानी कि हम नए प्रश्नों को नहीं देखेंगे, हम उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो अभी कुछ ही दिनों पहले हम लोगों ने किए हैं। इसमें नए प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। एंड ये क्लास आपकी समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। चाहे वह आपकी नेट की परीक्षा हो, पीजीटी की हो, जीआईसी की हो, है ना, बिहार पीजीटी की हो, सेट की हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी परीक्षाओं के लिए क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर बात की जाए, आपको नेट का एग्जाम नेट का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पीजीटी यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। HEO यानी कि आपका जो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर है, यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, इसके लिए भी आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। ये नोट्स आपके नए सिलेबस पर आधारित है। नए सिलेबस को ध्यान में रखकर ये नोट्स तैयार किए गए हैं और इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। इसका आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा HEO का, और इसमें टोटल 10 प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं और इसके साथ आपको करंट अफेयर्स के नोट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसके अलावा जीआईसी एग्जाम के लिए जीएस और समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। राजस्थान मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको जीएस और समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार पीजीटी बिहार स्टेट का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। और आपका जो यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके लिए भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के लिए भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। अब बात की जाए नोट्स की, यानी कि समाजशास्त्र के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, मूलभूत अवधारणाएं, तो उनके भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। ये आप सारे टॉपिक्स देख रहे हैं, इन सभी के नोट्स आपको इस नोट्स में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये सारे मतलब कि टॉपिक्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। लगभग समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में ये टॉपिक्स रहते हैं। वन लाइनर में भी आपको नोट्स मिल जाएंगे और थिंकर्स के भी नोट्स मिल जाएंगे। इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। सेकेंड ग्रेड के लिए आपको यहाँ पर समाजशास्त्र के नोट्स मिल जाएंगे। और यूपी पीजीटी का सिलेबस चेंज हुआ है, आपको इसके बारे में जानकारी दी गई थी। टेलीग्राम चैनल पर भी दिया गया था, है ना। और साथ ही चैनल के पोस्ट, यानी कि जो कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पर भी पोस्ट कर दिया गया था ये सिलेबस। तो बहुत से बच्चे होंगे जो टेलीग्राम से जुड़े हुए नहीं होंगे, आप जाएंगे वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो चैनल से आप जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो यूपी पीजीटी का सिलेबस चेंज हुआ है, उसका भी आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। नए सिलेबस, है ना, ये जो नोट्स होंगे आपके यूपी पीजीटी के, ये नए सिलेबस पर आधारित होंगे। साथ ही अभी यहाँ पर एक नया प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा, सोशोलॉजी का मास्टर सेट के नाम से। इसमें अभी जो हाल ही में जो एग्जाम्स हुए हैं, है ना, टोटल यहाँ पर 10 उनके आपको यहाँ पर सेट्स देखने को मिलेंगे। सॉल्व से हैं ये सारे, है ना। तो आपका चाहे वो राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर हो, मध्य प्रदेश हो, आपका जो आपका यूपीएचईएससी वाला असिस्टेंट प्रोफेसर हो, झारखंड पीजीटी आचार्य वाला, है ना, ये सभी आपको यूपी पीजीटी जीआईसी, ये सभी आपको जीडीसी का, ये सभी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहने वाली है वो 1300 से ज़्यादा रहने वाली है। टोटल जो सेट रहने वाले हैं वो 10 रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको प्रश्नों का जो आपको सीरीज है ना, वो देखने को मिलेगी। मतलब कि किस तरह से जो नए प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अभी आपने जो एग्जाम्स अभी इधर दिए होंगे, चाहे वो आपका जीडीसी हो, पीजीटी हो, जीआईसी का एग्जाम हो, है ना, तो उसमें आपने देखे होंगे कुछ प्रश्न जो आपको देखने को मिले हैं, नए प्रश्न हैं। इसमें आपको देखने को मिला होगा किसी थिंकर्स हैं, कोई सिद्धांत है, वो समाजशास्त्री हैं, इन्होंने अपना जो कॉन्सेप्ट है वो किस पुस्तक में दिया है, या अगर इन्होंने स्टेटमेंट दिया है तो वो किस पुस्तक में दिया है। इस तरह से आपको प्रश्न ये जो प्रैक्टिस सेट है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये अच्छा है, आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए ये बेस्ट रहने वाला है आपका। तो कोई भी किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आप यहाँ पर देख रहे हैं 790-555-3851, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है।
और जैसा कि आप सभी जानते हैं यूपीपीजीटी, ठीक है, यूपीपीजीटी में जीएस को लागू कर दिया गया है। तो जीएस के क्लासेस के लिए बहुत से बच्चे कह रहे थे, तो अभी एचईओ के लिए क्लासेस शुरू की गई है, मतलब कि काफ़ी समय से ये हो रही हैं क्लासेस। उसमें हिस्ट्री है ना, जीएस को कंप्लीट कराया जा रहा है। तो जीएस लगभग सेम ही है, अलग तो कहीं से कुछ है नहीं टॉपिक्स, तो आप उन्हें देख सकते हैं। दोपहर 1 बजे क्लास होती है एचईओ की, मंडे टू सैटरडे चलती है, तो आप उस क्लास को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में फोल्डर भी मिल जाएगा एचईओ के नाम से, तो उसमें से आप जीएस वाली जो क्लासेस हैं उन्हें आप देख सकते हैं। यहाँ तक हो गया था, चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या दिया गया है, द रूटीन एक्टिविटी थ्योरी अपराध शास्त्र में किसने दी? कोहेन और फिल्सन है, मर्टन है, सदरलैंड है, लोम्ब्रोसो यहाँ पर दिया गया है। तो ये किसका हो जाएगा? द रूटीन एक्टिविटी थ्योरी अपराध शास्त्र में किसने दी थी? द रूटीन एक्टिविटी थ्योरी ये किसकी है? अपराध शास्त्र में किसके द्वारा दी गई है? कोहेन और फिल्सन के द्वारा। कोहेन और फिल्सन होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। साइबर अपराध की श्रेणी निम्नलिखित में से क्या आता है? साइबर अपराध की श्रेणी में फिशिंग और हैकिंग है, डकैती है, जेब काटना, गबन यहाँ पर है। साइबर क्राइम में क्या आएगा? कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए किया जाने वाला जो अपराध होता है, क्राइम, वो आएगा। यहाँ पर फिशिंग और हैकिंग हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, विकल्प ए आपका यहाँ पर सही होगा। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? रजनी कोठारी, एमएन श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, अतुल कोहली यहाँ पर है। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स ये किसकी हो जाएगी? किसकी हो जाएगी? कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स कब आती है? 1970 में, 1970। रजनी कोठारी, ठीक है, रजनी कोठारी, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। द विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट राज्य का लोप हो जाना की अवधारणा किसने दी? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, जॉन लॉक, हीगल यहाँ पर है। राज्य का लोप हो जाना ये कॉन्सेप्ट किसका है? यहाँ पर राइट क्या होगा? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जब साम्यवादी समाज की बात करते हैं, है ना, साम्यवादी समाज आएगा तो उसमें क्या होगा? वर्ग विहीन समाज होगा, कोई भी किसी भी तरह का वर्ग नहीं होगा, वर्ग किसी दूसरे का शोषण नहीं कर पाएगा, उच्च निम्न की जो असमानता है वो हमें देखने को नहीं मिलेगी, राज्य की आवश्यकता भी इसमें समाप्त हो जाएगी। तो राज्य का लोप हो जाना ये जो कॉन्सेप्ट है ये कार्ल मार्क्स से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। जब कोई समाज धर्म के प्रभाव से मुक्त होकर तार्किक और वैज्ञानिक सोच को अपनाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्षीकरण, संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण यहाँ पर दिया गया है। जब कोई समाज धर्म के प्रभाव से मुक्त होकर तार्किक और वैज्ञानिक सोच को अपनाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर आपका सही क्या होगा? धर्म के प्रभाव से मुक्त होकर तार्किक और वैज्ञानिक सोच को अपना रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? धर्म निरपेक्षीकरण कहेंगे। धर्म निरपेक्षीकरण का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है? एमएन श्रीनिवास, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है? एमएन श्रीनिवास। एमएन श्रीनिवास के द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया है। अब यहाँ पर अगर उनके कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो धर्म निरपेक्षीकरण की अवधारणा हो जाएगी, ठीक है। एक अवधारणा का नाम क्या है? धर्म निरपेक्षीकरण। फिर सेकंड यहाँ पर आएगा संस्कृतिकरण, है ना, संस्कृतिकरण की अवधारणा इन्होंने दी है। आधुनिकीकरण हो जाएगा, आधुनिकीकरण हो जाएगा, पश्चिमीकरण हो जाएगा, पश्चिमीकरण की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। प्रभुत्व जाति यानी डोमिनेंट कास्ट वाला कॉन्सेप्ट इनका हो जाएगा, या जिसे हम प्रभु या प्रभावी जाति के नाम से भी देखते हैं। फैलाव की अवधारणा हो जाएगी, है ना, फैलाव की अवधारणा हो जाएगी। और वोट बैंक, ठीक है, वोट बैंक का कॉन्सेप्ट भी, वोट बैंक की अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई है। तो ये सारे जो आप कॉन्सेप्ट देख रहे हैं ये एमएन श्रीनिवास के द्वारा दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो उन्हें आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं द सेक्रेड कैनोपी पुस्तक के लेखक कौन है जो धर्म के समाजशास्त्र से संबंधित है? थॉमस लकमैन है, वेबर हैं, रॉबर्ट बेल्हार हैं, पीटर बर्जर यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? किसकी हो जाएगी? ये कब आती है? 1967 में आती है। पीटर बर्जर की है। डी आपका यहाँ पर सही होगा आंसर, ठीक है, डी आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं
नागरिक धर्म की अवधारणा अमेरिकी समाज के संदर्भ में किसने दी? पार्सन्स है, किलफोर्ड गिट्स हैं, दुर्कीम है, रॉबर्ट बेलहार यहाँ पर है। नागरिक धर्म, ये कॉन्सेप्ट अमेरिकी समाज के संदर्भ में किसके द्वारा दिया गया है? नागरिक धर्म, रॉबर्ट बेलहार। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी रॉबर्ट बेलहार होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही होगा। समाजशास्त्र में आधुनिकीकरण का क्या अर्थ है? देखिए विकल्प ए क्या कह रहा है, केवल पश्चिमी कपड़ों को पहनना। विकल्प बी, तार्किकता, विज्ञान, औद्योगिकीकरण और सामाजिक गतिशीलता को अपनाना। विकल्प सी, पुरानी सभी परंपराओं को पूरी तरह से नष्ट करना। डी, केवल अंग्रेजी बोलना। समाजशास्त्र में आधुनिकीकरण का अर्थ क्या है, किसे कहा जाएगा? अंग्रेजी बोलना, केवल अंग्रेजी बोलने को तो हम कहेंगे नहीं। पुरानी सभी परंपराओं को पूरी तरह से खत्म कर देना मॉडर्नाइजेशन नहीं कहलाएगा। पश्चिमी कपड़ों को हम पहन लें तो उसको भी हम नहीं कहेंगे। तार्किकता, विज्ञान, औद्योगिकीकरण और सामाजिक गतिशीलता को अपनाना। विकल्प बी आपका यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड हो जाएगा। बी आपका यहाँ पर सही है। किसने कॉन्सेप्ट दिया है? एम.एन. श्रीनिवास ने। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंज्यूमर सोसाइटी की बात हो रही है, उपभोक्ता समाज। ठीक है, उपभोक्ता समाज यानी कि कंज्यूमर सोसाइटी की बात हो रही है, उसकी विशेषता क्या है ये बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है केवल जीवित रहने के लिए उत्पादन करना। ऑप्शन बी, वस्तु और सेवाओं के अत्यधिक उपभोग और इच्छाओं के निर्माण पर आधारित होना। ऑप्शन सी, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन डी, वस्तु विनिमय प्रणाली। यहाँ पर आपका जो कंज्यूमर सोसाइटी है, उपभोक्ता समाज की विशेषता क्या है, कौन सा सही है यहाँ पर राइट आंसर। और यूपी पीजीटी की बात की जाए तो इसका जो विज्ञापन है ये आयोग के अनुसार बताया गया है, जैसे कि ये आपका अगस्त लास्ट तक आ सकता है। ठीक है, अगस्त लास्ट तक होगा और इनका ये कहना है कि ये लास्ट आपका ये जो दिसंबर है ना, उसमें ही ये एग्जाम करा लेंगे। तो अभी ऐसे तो देखने में आपके पास लग रहा होगा बहुत समय है, लेकिन ये आपका समय आपका क्या होगा, अगर आप यही सोच के तैयारी करेंगे, पढ़ाई में ढील देंगे, तो ये कब समय निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अपना अच्छे से तैयारी करते रहे। अभी ये रिवीजन वाली जब क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, आपका सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कंज्यूमर सोसाइटी वाला, ये आपका राइट आंसर वस्तु और सेवाओं के अत्यधिक उपभोग और इच्छाओं के निर्माण पर आधारित है ना, आधारित होना है। और नेगेटिव मार्किंग भी लागू कर दी गई है यूपी पीजीटी के एग्जाम में। सिलेबस चेंज हुआ है, नेगेटिव मार्किंग आ गई है, जीएस को लागू कर दिया गया है। ठीक है, इन सभी बातों को आप ध्यान में रखें। चलिए अब यहाँ पर देखें, द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास पुस्तक के लेखक कौन है जिन्होंने दिखावटी उपभोग की अवधारणा दी? यहाँ पर सही क्या होगा, वेबलन है, मार्क्स हैं, वेबर हैं, बोर्डियू यहाँ पर दिया गया है। किसकी पुस्तक है? दिखावटी उपभोग की अवधारणा किसने दी है? विलासी वर्ग, ये सभी किसका है? वेबलन के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कार्ल मार्क्स को क्या कहा जाता है? आर्थिक निर्धारणवादी। अच्छा, वेबलन को क्या कहा जाता है? कौन सा निर्धारणवादी कहा जाता है ये आप बताएं। कई बार क्लास में बताया गया है ना। वेबलन को क्या कहा जाता है ये आप बताएं। मार्क्स को क्या कहा जाता है? आर्थिक निर्धारणवादी। चलिए आगे देखते हैं। हिंदू दर्शन में जीवन के 4 मुख्य लक्ष्यों को क्या कहा जाता है? 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ, 4 संस्कार यहाँ पर दिया गया है। हिंदू दर्शन में जीवन के 4 मुख्य लक्ष्यों को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं हम? 4 पुरुषार्थ कहते हैं। 4 पुरुषार्थ, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है ना। तो यहाँ पर आपका जो सही होगा ये सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। हिंदू जीवन व्यवस्था में वानप्रस्थ आश्रम की समान आयु अवधि क्या मानी गई है? क्या मानी गई है? कितने वर्ष तक? आश्रम कितने तरह के होते हैं? आश्रम के प्रकार कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, 4 आपका आश्रम है ना, 4 तरह के आश्रम हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम आपका हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा आश्रम क्या होगा? गृहस्थ आश्रम होगा, गृहस्थ आश्रम हो जाएगा दूसरा। तीसरा आपका क्या होगा? वानप्रस्थ हो जाएगा, वानप्रस्थ आश्रम जो आपका प्रश्न में पूछा जा रहा है। और जो चौथा आश्रम होगा वो क्या होगा? संन्यास आश्रम। ठीक है, संन्यास आश्रम हो जाएगा। और व्यक्ति की
आयु अनुमान कितना लगाया जाता है? 100 वर्ष का। प्रत्येक को 25-25 वर्ष में विभाजित किया गया है। जन्म से लेकर 25 वर्ष तक, है ना? जन्म से लेकर 25 वर्ष तक। ये आपका क्या आ जाएगा इसमें? ब्रह्मचर्य आश्रम में। फिर उसके बाद आपका ये आएगा 25 से जो आपका ये 50 है ना? 50 वर्ष तक ये इसमें आ जाएगा। फिर 50 से आपका ये 75 वर्ष आ जाएगा वानप्रस्थ में, और संन्यास आश्रम में, सॉरी, आपका ये 75 है ना? फिर आपका 75 से 100 वर्ष तक आएगा ये संन्यास आश्रम में। तो यहाँ पर राइट आपका क्या होगा? ये आपका ऑप्शन सी होगा, ठीक है? 51 से 75 वही, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देख लेते हैं। गोत्र बहिर्विवाह का क्या अर्थ है? देखिए विकल्प ए क्या कह रहा है? अपने ही गोत्र के भीतर विवाह करना, अपने गोत्र से बाहर विवाह करना, अपनी ही जाति के बाहर विवाह करना, या फिर अंतर धार्मिक विवाह। गोत्र बहिर्विवाह का क्या तात्पर्य है? गोत्र बहिर्विवाह किसे कहा जाएगा? अपने गोत्र से बाहर विवाह करना गोत्र बहिर्विवाह है। बी आपका यहाँ पर सही होगा। द मिथ ऑफ द वेलफेयर स्टेट, इसकी आलोचनात्मक व्याख्या मुख्य रूप से किस परिप्रेक्ष्य से की जाती है? मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, प्रकारवादी, दक्षिणपंथी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। द मिथ ऑफ द वेलफेयर स्टेट की आलोचनात्मक व्याख्या मुख्य रूप से किस परिप्रेक्ष्य से की जाती है? तो यहाँ पर मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य होगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? किस वर्ष शुरू किया गया था? ये कई बार इस तरह का प्रश्न रिपीट हुआ है, डेट के साथ ये पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है ना, 2 अक्टूबर 1952 में ये शुरू होता है प्रोग्राम। तो बी आपका यहाँ पर सही होगा आंसर। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? यहाँ पर विकल्प में संविधान संशोधन अधिनियम दिया गया है। 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन और 86वां संविधान संशोधन यहाँ पर दिया गया है। तो बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ये कई बार क्लास में बताया गया है और कई बार ये प्रश्न इस तरह से एग्जाम्स में पूछा जाता है। 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। लागू कब होता है ना? इसे लागू कब किया गया तो ये याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को ये क्या होता है? लागू होता है। 24 अप्रैल को चूंकि यह लागू हुआ था, तो इस दिन ही जो है 24 अप्रैल को कौन सा डे सेलिब्रेट होता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। कौन सा पार्ट इससे जुड़ा हुआ है पंचायती राज व्यवस्था से? पंचायती राज व्यवस्था की बात की जाए तो इससे संबंधित कौन सा है भाग पूछा जाए तो भाग 9 हो जाएगा आपका, ठीक है। अनुसूची पूछी जाए, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, कौन सी अनुसूची संबंधित है इससे पंचायती राज व्यवस्था से, तो 11वीं अनुसूची हो जाएगी, ये आप याद रखेंगे। अनुच्छेद पूछा जाए, है ना, आर्टिकल पूछ लिया जाए, अनुच्छेद पूछ लिया जाए, कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, तो 243 हो जाएगा, इसे आप याद रखेंगे। जो 11वीं अनुसूची है ना, 11वीं अनुसूची है तो इसमें आप याद रखें 29 विषय, ठीक है, 29 विषय पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम्स में आपका ये प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं प्रश्न। समाजशास्त्र में यहाँ पर दिया गया है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का मूल तर्क क्या है? देखिए विकल्प ए क्या कह रहा है? सब कुछ प्राकृतिक और जैविक है। विकल्प बी कह रहा है हमारी वास्तविकता, ज्ञान और पहचान सामाजिक अंतरक्रियाओं और संस्थाओं द्वारा निर्मित होती है। सी कह रहा है समाज केवल व्यक्तिगत इच्छाओं से चलता है, और डी कह रहा है भौतिक तकनीकी ही समाज को पूरी तरह बदलती है। तो यहाँ पर आपका सही क्या होगा?
यहाँ पर आपका सही क्या होगा? हमारी वास्तविकता, ज्ञान और पहचान सामाजिक अंतर्क्रियाओं, संस्थाओं द्वारा निर्मित होती है, बी। आपका जो सही आंसर होगा वो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सामाजिक यथार्थ का निर्माण समाज के द्वारा ही होता है, तो बी आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सद्भाव और एकता पर अत्यधिक बल देने वाले समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य को क्या कहा जाता है? संघ सिद्धांत, प्रकारवाद, नारीवाद, विखंडनवाद यहाँ पर दिया गया है। सद्भाव और एकता पर अत्यधिक बल देने वाले को हम क्या कहते हैं? संघ सिद्धांत हम कहेंगे नहीं, विखंडनवाद, नारीवाद नहीं है, फंक्शनलिज्म होगा, प्रकारवाद होगा। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखें, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक के लेखक कौन है जिन्होंने संघर्ष का प्रकार्यात्मक पक्ष दिया? कोजर है, कार्ल मार्क्स है, डेरेनड्रॉफ है, रेंडॉल्फ कोलिंस है। तो यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कोजर होगा। कोजर क्या कहते हैं? संघर्ष हमेशा विनाशकारी नहीं होता है, ये समूह के लिए आंतरिक एकता को भी मजबूत करता है ना। तो यहाँ पर ये संघर्ष है, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा विघटनकारी ही नहीं होता, बल्कि यह समन्वयकारी भूमिका भी निभाता है। तो यहाँ पर कोजर हो जाएगा। कोजर ने जो संघर्ष का सिद्धांत दिया था, उनके संघर्ष के सिद्धांत को टर्नर ने क्या कहा था? संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया है। ठीक है, मार्क्स ने क्या दिया है? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया है। डेरेनड्रॉफ ने जो संघर्ष का सिद्धांत दिया था, उनके संघर्ष के सिद्धांत को द्वंद्वात्मक संघर्ष का सिद्धांत किसके द्वारा कहा गया है? द्वंद्वात्मक सिद्धांत संघर्ष का टर्नर ने कहा था। कोलिंस ने जो संघर्ष का सिद्धांत दिया था, उसे सामाजिक विनिमय का सिद्धांत किसके द्वारा कहा गया है? ये टर्नर के द्वारा कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे इन सभी बातों को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पुस्तक है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, किसके द्वारा लिखी गई? डेरेनड्रॉफ, मार्क्स, मैक्स वेबर, कोजर है। तो ये पुस्तक किसकी हो जाएगी? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर डेरेनड्रॉफ होगा। ठीक है, डेरेनड्रॉफ होगा। और डेरेनड्रॉफ संघर्ष का जो कारण है वो किसको मानते हैं? सत्ता को मानते हैं। संघर्ष का जो मूल कारण है ये सत्ता है, ये डेरेनड्रॉफ द्वारा बताया गया था। तो यहाँ पर विकल्प ए होगा आपका सही आंसर। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रमाण पत्र समाज की अवधारणा पूछी जा रही है, किसके द्वारा दी गई है, जो कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आलोचना करती है? कोलिंस है, बोर्दियो है, अल्थ्यूजर है, इवान इलिच यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर रेंडॉल्फ कोलिंस हो जाएगा, ऑप्शन ए। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। डी स्कूलिंग सोसाइटी जो आपकी पुस्तक है, ये किसकी है ना? इसके लेखक कौन है जिन्होंने औपचारिक स्कूलों को बंद करने की वकालत की थी? तो ये पुस्तक किसकी है? आप सभी जानते हैं, कई बार ये पुस्तक एग्जाम्स में पूछी गई है। कब आती है? 1971 में आती है। और ये किसकी पुस्तक है? इवान इलिच की। ठीक है, इवान इलिच की पुस्तक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका इवान इलिच यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। वैचारिकीय राज्यतंत्र और रिप्रेसिव स्टेटस अपीयरटस, यानी कि जो दिया गया है दमनकारी राज्यतंत्र, है ना। वैचारिकी राज्यतंत्र और दमनकारी राज्यतंत्र के बीच अंतर किसने स्पष्ट किया? अल्थ्यूजर है, ग्रामसी है, कार्ल मार्क्स है, निकोल्स पोलेंजास है। यहाँ पर वैचारिकी राज्यतंत्र और दमनकारी राज्यतंत्र के बीच में अंतर किसके द्वारा किया गया है? तो ये अंतर किसके द्वारा किया गया था? अल्थ्यूजर के द्वारा। नव मार्क्सवादी, है ना, इन्हें क्या कहा जाता है? नव मार्क्सवादी और अति निर्धारणवादी। नव मार्क्सवादी और अति निर्धारणवादी के नाम से ये जाने जाते हैं। इस तरह से एग्जाम्स में प्रश्न इनका पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। हेजेमनी यानी कि जो वर्चस्व है, सांस्कृतिक आधिपत्य का सिद्धांत किसने दिया? जो ये बताता है कि शासक वर्ग बिना बल प्रयोग के विचारों के माध्यम से शासन करता है। शासक वर्ग बिना बल प्रयोग के विचारों के माध्यम से शासन करते हैं। ये बात किसके द्वारा की गई थी? अल्थ्यूजर, मैक्स होखाइमर, हेबरमास, ग्रामसी हैं। तो ये किसका कहना था? जो हेजेमनी का जो कॉन्सेप्ट है वर्चस्व का, ये अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था?
ग्रामसी के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन डी होगा। आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने वाला विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी? इस तरह से किसने समाजशास्त्र को परिभाषित किया है? मैक्स वेबर है, दुर्खीम है, अगस्त कॉम्ट है, हर्बर्ट स्पेंसर है। समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने वाला विज्ञान है, यह किसका कहना है? आप सभी जानते हैं मैक्स वेबर का। ठीक है, मैक्स वेबर का है। मैक्स वेबर समाजशास्त्र को क्या, समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है ये किसे बताते हैं? सोशल एक्शन को बताते हैं, है ना। इन्होंने सोशल एक्शन के टाइप्स भी बताए थे। कितने प्रकार इन्होंने बताए थे? 4 बताए थे, है ना। ये कई बार इस तरह से एग्जाम्स में आपको पूछा गया है, आपको क्लासेस में बताया गया। हालांकि ये रिविजन क्लास है तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ पर एमाइल दुर्खीम है ना। अगस्त कॉम्ट देख रहे हैं, इन्होंने परिवार को विषय वस्तु बताया था समाजशास्त्र की, इसे आप याद रखेंगे। अगस्त कॉम्ट के गुरु कौन थे? सेंट साइमन। दुर्खीम को अगस्त कॉम्ट का उत्तराधिकारी कहा जाता है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।